सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों को आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग वृश्चिक लग्न के फलादेश के कुछ प्रमुख सूत्रों पर चर्चा करेंगे। जैसे वृश्चिक लग्न के लिए प्रमुख रूप से धन योग कौन कौन से हो सकते हैं, अन्य भी ढेर सारी विषय वस्तुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले दूसरे भाव एवं सातवें भाव, दूसरा भाव भोजन का होता है और मारक भाव भी होता है। सातवां भाव भी मारक ही होता है। दूसरा भाव एवं सातवां भाव ये दोनों ही भाव मारक भाव कहे जाते हैं। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं एवं सातवें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव 12वें भाव के भी स्वामी हैं। अतः शुक्रदेव यहाँ सबसे अधिक अशुभ ग्रह हो गए, क्योंकि नियम यह है कि 12वें भाव में किसी भी ग्रह की यदि राशि पड़ती है तो अगर उन ग्रहों की दो राशियां हैं अगर उन ग्रहों की दो राशियां हैं तो दूसरी राशि जहां रहता है वहां के अनुसार वो फल देते हैं। तो शुक्रदेव की दूसरी राशि सातवें भाव में है और शुक्रदेव शुभ ग्रह हैं, इसलिए इनकी शुभता समाप्त हो गई और जो द्वादश शेष का जो दोष है वह तो है ही, तो ढेर सारे अशुभ हो गए। कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है और यह मारक भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि तटस्थ दूसरे भाव के स्वामी तटस्थता वाली गुण धर्म को निभाते हैं, लेकिन है तो मारक भाव ही। यदि ये दोनों ही भाव खराब हो जाते हैं, दोनों भाव पर पाप प्रभाव होता है, तो यह दूसरा भाव भोजन का भी है और सातवां भाव शुक्रदेव का है और शुक्रदेव सातवें भाव के ही अनुरूप फल देते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्रों का अच्छा होना आवश्यक है और यह सब भी हम सभी जानते हैं कि गुरु एवं शुक्र ही पाचन के प्रमुख रूप से कारक ग्रह भी हैं। अतः अगर यह दोनों भाव पाप प्रभावित हो जाए तो पाचन शक्ति व्यक्ति की कमजोर होती है और आए दिन पेट से संबंधित समस्याएं होती रहती है। दूसरे सूत्र पर हम लोग यह तो पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र पर हम लोग चलते हैं धनयोग के बारे में। देवगुरु बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं। बुध देव बुध देव देवगुरु बृहस्पति को सम मानते हैं और गुरुदेव बुध को शत्रु मानते हैं। परंतु यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु एवं बुध का किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध होता है तो यह धन योग के लिए बहुत ही शुभकारी योग माना जाता है। कारण कि बुधदेव 11वें भाव के स्वामी हैं एवं देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव के 11वें भाव में बुधदेव की मूल त्रिकोण राशि है और दूसरे भाव में भी देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि ही है। इसलिए धन योग के लिए बहुत ही अच्छा योग हो जाता है। परंतु यह योग भी बन रहा हो, मान लिया जाए कि गुरु बुध की युति हो जाए किसी भी भाव में,
जितने शुभ भाव में युति होगा उतना ही अधिक धन योग का निर्माण होगा। अगर यही अशुभ भाव में हो जाए, कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में हो जाए, तो योग तो बनेगा, लाभ तो मिलेगी, लेकिन कम मिलेगा। चाहे राशि परिवर्तन ही क्यों ना हो जाए, या परस्पर दृष्टि ही क्यों ना हो जाए, या नहीं तो नवमांश कुंडली में राशि परिवर्तन हो, तो अच्छी बात है। लाभ कुंडली भी होती है एक लाभ हो रहा कुंडली होता है। लाभ हो रहा कुंडली 15 अंशों का बनता है, और लाभ कुंडली राशियों के 11 भाग करने के बाद में जो अंश बनता है उसके अनुरूप यदि उनमें भी अगर परस्पर संबंध बनता है तो अच्छी बात है। क्योंकि प्रश्न लाभ से है और धन से है, तो लाभ वाली कुंडली, धन वाली कुंडली, बर कुंडलिया जो भी है उसमें संबंध बने, या नवमांश कुंडली में राशि परिवर्तन हो, तो या लग्न कुंडली में परस्पर युति हो, परस्पर एक दूसरे को देख रहे हो, या परस्पर भाव परिवर्तन हो, तो यह धन योग बहुत ही उत्तम हो जाता है। परंतु यह धन योग बन रहा हो, मान लिया जाए इसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में है, बुधदेव यहाँ पे है, ठीक है, देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र राशि में है, बुधदेव भी अपने मित्र राशि में है, धन योग बना या नहीं बना? बना। धन योग बना। अगर इसी स्थिति में शुक्रदेव अगर 11वें भाव में हो जाएंगे फिर क्या होगा? या शुक्रदेव कुंडली के 8वें भाव में ही बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए, पीड़ित भी हो रहे हों, मंगल के द्वारा देखे गए पीड़ित हो गया, या धन हो जाएगा। शनि के द्वारा देखे गए तो क्या? तो 7वां भाव खराब हो गया ना, सप्तमेश खराब हुआ ना। जी गुरु जी, जब धन आएगा वो खर्च हो जाएगा। और शुक्रदेव 12वें भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन ये पाप प्रभावित तो शुक्रदेव हो गए। हालांकि व्यक्ति धन आएगा तो या शुक्रदेव अगर छठे भाव में है तो यहाँ पर देखेंगे, 12वें भाव पर देखेंगे तो कुछ सुख संपन्नता वाली विषय वस्तुओं पर व्यक्ति खर्च करेगा, यह बात अलग है। लेकिन अगर शुक्र ही खराब हो जाए, 7वां भाव खराब हो जाए, वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र अगर खराब हो जाता है या गुरु खराब हो जाता है, तो पाचन संबंधित समस्याएं आती जाती सदैव रहती है। अगर यही शुक्रदेव 11वें भाव में ही नीच के हो जाते हैं, तो यह छठे से छठा हो गए, तो आय तो होगा, परंतु स्वास्थ्य हानि भी होती रहेगी। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु बुध की युति धनदायक युति बनती है, परंतु शुक्र अगर अच्छे हो तो अच्छी बात है। अब हम लोग तीसरे सूत्र पर चलते हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में हो और मंगल की चौथी दृष्टि से देखे जाते हैं, मंगल की चौथी दृष्टि से, वह 7वीं या 8वीं दृष्टि उतना लाभदायक नहीं होगा जितना चौथी दृष्टि लाभदायक होगी मंगल की। बहुत ही अच्छा धनयोग होता है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ हो गए, इनकी दृष्टि अगर दूसरे भाव में होंगे तो इनकी दृष्टि कर्म भाव पर भी मित्रवत पड़ेगी, इनकी दृष्टि छठे भाव पर भी मित्रवत पड़ेगी, यानी कि ये 10म भाव को भी ठीक कर दिए, यानी कि कार्य भी थोड़े ठीक ठाक। यहाँ जो
कंपटीशन की भावना है या शत्रुता वाली बात है, उसमें भी कमी आ गई। धन भाव में बैठ गए, संचय भाव में बैठ गए, मूल त्रिकोण राशि के होकर के, तो संचय भी ठीक हो गया। यहाँ पर इन्होंने देखा तो क्या हुआ, दूरदर्शिता भी बढ़ी। बढ़ा या नहीं बढ़ा? जी बढ़ गुरु जी गया, बोला। दूरदर्शिता बढ़ी। अगर यह चौथी दृष्टि मंगल के द्वारा देखे जा रहे हों, तो एक तो गुरु एवं मंगल का केंद्रीय संबंध हुआ। मंगल यहाँ लग्नेश भी है, मंगल यहाँ लग्नेश भी है। किसी भी ग्रह का 11वें भाव में बैठना उत्तम ही माना जाता है। यदि लग्नेश ही 11वें भाव में बैठ जाए तो लग्न के लिए भी अच्छा, लग्न को भी सपोर्ट किए। मंगल देख रहा है, मंगल की चौथी दृष्टि रक्षात्मक होती है। मंगल की चौथी दृष्टि रक्षात्मक रक्षात्मक होती है। आप लोग देखेंगे, यदि आप लोगों के किसी भी व्यक्ति के कुंडली में लग्न में अगर मंगल देव हैं, तो आपके घरेलू कोई भी वस्तु जल्दी खोता नहीं है, कोई चकमा दे करके आपको नहीं ले जाता है, क्योंकि मंगल देव रक्षा करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि रक्षात्मक ही है। 8वीं दृष्टि भी आयु की रक्षा करने के लिए ही है। लघु पराशरी पुस्तक में आप या बृहत पराशर होरा शास्त्र जो कक्षा चल रही है, इसमें आगे हो सकता है कि पढ़ने को देखने को मिले, या पहले हम लोगों ने पढ़ लिया हो, यह भी हो सकता है। मंगल देव की जितनी दृष्टियां हैं रक्षात्मक ही है। हालांकि 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की रक्षात्मक दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं 9वीं रक्षात्मक दृष्टि नहीं है। शनि की तीसरी 10वीं दृष्टि रक्षात्मक नहीं है। मंगल की चौथी 8वीं रक्षात्मक। तो साथ ही मंगल की दृष्टि गुरु पर भी पड़ा, यानी कि देव गुरु बृहस्पति की दोनों ही राशियों पर पड़ी, यानी कि लग्नेश के द्वारा धनेश भी देखा जा रहा है, लग्नेश के द्वारा धन भाव एवं पंचम भाव के स्वामी भी देखे जा रहे हैं। यही लग्नेश के द्वारा इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि जो है वह भी देखा जा रहा है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि या किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि यदि स्वराशि का है तो हर प्रकार से अच्छा होता है। छठा भाव में पापग्रह का होना अच्छा बात है, या पापग्रह की दृष्टि होना अच्छी बात है। अगर स्वराशि का है तो थोड़ा आयु भी, थोड़ा रोग संबंधी भी रक्षा होता है। अगर पापग्रह की दृष्टि है तो थोड़ा सा ये भी होता है, शत्रुओं से भी थोड़ा रक्षा होता है। इसलिए यह धन योग का भी निर्माण करता है, यानी कि दूसरे भाव में बृहस्पति और 11वें भाव के मंगल के द्वारा, यानी कि लग्नेश के 11वें भाव में बैठे हुए लग्नेश के द्वारा देव गुरु बृहस्पति जब देखते हैं तो यह कुंडली के कई भावों को रक्षा कर लेते हैं। ये लोग आपस में रक्षा हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि पंचम भाव जो हमारा बुद्धि है यह भी ठीक ठाक रहा, लग्नेश के द्वारा ही देखा जा रहा है। छठा भाव जो हमारी प्रतिस्पर्धा है यह भी ठीक हो रहा है, दूरदर्शिता भी ठीक है। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव पर देखे यह भी ठीक हुआ। कुंडली सुरक्षित सी दिखी कि नहीं दिखी? जी गुरु जी गुरु जी। यदि 11वें भाव में सूर्यदेव हो, अलग सूत्र, यदि 11वें भाव में सूर्यदेव हो और देव गुरु बृहस्पति की 7वीं या 5वीं दृष्टि से देखे जाते हो,
तो बहुत ही उत्तम संयोग होता है धन के लिए। लेकिन इनकी नौवीं दृष्टि नुकसानदायक हो जाती है धन के लिए, कार्यों के लिए भी। अगर सूर्यदेव यहाँ पर हो गए 11वें भाव में, तो ये तो एक तो दशमेश है, दसम भाव का स्वामी अपने से एक भाव आगे हो गया। कोई भी ग्रह जब अपने भाव से अगले भाव में होता है तो अपने भाव के लिए कुछ अच्छा ही करता है, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव है, संचय भाव है। तो यहाँ सूर्यदेव अच्छे हो गए, एक नियम से दूसरा नियम यह है कि कुंडली के 11वें भाव में है, यह भी ठीक हो गया। दूसरे नियम से तीसरे यह है कि लग्नेश के मित्र है, यह भी ठीक हो गया। अगर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर भी है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को भी अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। यह भी एक प्रकार का धन योग ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर पंचम भाव से देख रहे हैं तो द्वितीयेश एवं दशमेश का परस्पर संबंध भी हो गया, भाग्य भी मजबूत हुआ, लग्न भी मजबूत हो गया देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, और द्वितीयेश एवं दशमेश का परस्पर संबंध भी हुआ। तो द्वितीयेश एवं पंचमेश, द्वितीयेश एवं दशमेश का परस्पर संबंध धन योग का निर्माण करता है कि नहीं करता है? जी। और कोई भी ग्रह अपने भाव से चौथे भाव में होता है तो अपने भाव को सुख प्रदान करता है। जिससे कि चौथे भाव में अगर कोई भी ग्रह हो तो अपने गुण धर्मों के आधार पर सुख या दुख लग्न को देता है कि नहीं देता है? देता है। कोई भी ग्रह चौथे भाव में हो तो अपने गुण धर्मों के आलोक में लग्न को सुख या दुख देता है या नहीं देता है? देता है। देता है। बस यही सूत्र है। अब यहाँ पर देखा जाए दूसरे भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वह पंचम भाव में बैठ गए, यानी कि अपने से चौथे बैठ गए। तो यहाँ जब चौथे बैठ गए तो अपने भाव को तो स्वयं यही सुख देंगे ना, लगने से ही चौथे भाव में बैठ गया और अपनी ही राशि में बैठा। धन के लिए तो केवल देवगुरु वृश्चिक लग्न में केवल देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में बैठ जाना ही अपने आप में धन योग हो जाता है, संचयी स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है। तो एक तो यह योग बना, संचयी हो गया। दूसरा दशमेश से परस्पर दृष्टि, द्वितीय का यह दूसरा धन योग। तीसरा भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि। यह दो ही ग्रह के, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के पंचम भाव में होना और सूर्य का 11वें भाव में होना, यह कई प्रकार के योग निर्माण कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दी। जी गुरु जी। कर दिए। लेकिन अगर यही सूर्य देव को देवगुरु बृहस्पति अगर तीसरे भाव से देखते हैं कि पंचम नवम दृष्टि से देखेंगे तो कितना नुकसान हो गया। धन भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में चला गया, धन भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में चला गया। भले ही भाग्य भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है लेकिन नीच राशि को चला गया। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा लग्न नहीं देखा जा रहा, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा फिर सप्तम भाव देखा जाएगा, सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, वहां पे समस्या है। ऐसी बात नहीं कि शुभता नहीं है, शुभता तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन कई मायनों से नुकसान भी हो जाता है देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि पार्टनरशिप के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्या आप सभी बतला सकते हैं? होना तो चाहिए अच्छा, लेकिन कभी कभी बुरा क्यों हो जाता है? और कभी कभी नहीं होता है, वही कभी कभी होते होते बार बार होने लगता है, अंततोगत्वा पार्टनरशिप टूट जाता है। क्यों?
जबकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो पार्टनरशिप नहीं टूटनी चाहिए ना। जी गुरु। तो यह जो देवगुरु बृहस्पति है किसके कुंडली का है? जिसकी कुंडली है उसके कुंडली का है, पार्टनर के कुंडली का तो नहीं है ना। जी। अब पार्टनर के कुंडली पे सप्तम भाव पर किस प्रकार की दृष्टि है उसका स्वभाव पार्टनर के साथ में वैसा होगा, लेकिन यह किस प्रकार का बर्ताव करेगा? तो उदारवादिता के साथ करेगा, बहुत सी बातों को इग्नोर करेगा। तो अगर पार्टनर अगर चालाक स्वभाव का व्यक्ति हुआ फिर क्या होगा? तो उदारवादिता के चक्कर में नुकसान उठाएगा कि नहीं उठाएगा? फिर हम अपने पार्टनर के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे यह सातवां भाव दर्शाता है ना। क्योंकि सातवें भाव से ही तो पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। तो थोड़ा यह हुआ, देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं नीच के हो गए, कुछ यह गड़बड़ हो गई। अगर यही सप्तम भाव से देखते हैं तो सूर्यदेव को तो बल मिला, लग्न को भी बल मिला, लेकिन भाग्य ठीक ठाक नहीं हुआ और स्किल पावर पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि हो गई। तो सबसे बेहतर कहां से हुआ? पंचम भाव से ही हुआ ना। पंचम। कहने का मतलब हम लोग सीख क्या रहे हैं? हर लग्नों में अलग अलग प्रकार से हम लोग योग का चर्चा करते हैं, या सभी लग्नों में एक ही प्रकार के सूत्रों का उपयोग करते हैं? अलग अलग प्रकार के, यानी कि योग बना, परस्पर संबंध बना, कुछ भी बना, तो वह कितना लाभकारी किस भाव से अगर देख रहा है तो कितना लाभकारी हो सकता है, किस भाव से देख रहा है तो कितना लाभ दे सकता है, कितना नुकसान दे सकता है। हालांकि वृश्चिक लग्न में दूसरे भाव के राहु भी बड़े अच्छे फल देते हैं। वृश्चिक लग्न में दूसरे भाव के राहु भी अच्छे फल देते हैं, धन वृद्धि में सहयोग प्रदान करते हैं, कारण चाहे जो बनता हो। हमारे गुरुजनों ने कहा है कि वृश्चिक लग्न में दूसरे भाव के राहु देव अच्छे फल देते हैं। हम भी इस सूत्र को यदि कुंडली पर लगाते हैं, अगर किसी कुंडली में रहता है दूसरे भाव में राहु देव वृश्चिक लग्न में, सामान्यतः धन की स्थिति ठीक ठाक रहती है। अन्य लग्नों में दूसरे भाव के राहु उतने अच्छे फल नहीं देते। कारण क्या हो जाता है? तो हम सबों ने राहु के बारे में यह पढ़ा है कि वह जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी के गुण धर्मों के आलोक में काम करता है। अब धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि अभी मूल त्रिकोण राशि है। बुध एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र या बुध और सूर्य यानी कि बुद्धियादित्य योग यदि सातवें भाव में बनता है, यह भी उत्तम धन योग बनाता है। हालांकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुद्धियादित्य योग अपने आप में महान योग भी है। सूर्य बुध की युति, सूर्य बुध की युति बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दशमेश और एकादशेश हैं। दशमेश एवं एकादशेश की युति धन के लिए अच्छा माना जाता है कि नहीं माना जाता है?
दशमेश एवं एकादशेश का परस्पर संबंध धन योग के लिए अच्छा माना जाता है या खराब? अच्छा माना जाता है। अब यदि यह किस भाव में बने तो सबसे ज्यादा फल देगा। हालांकि दशम भाव में बने तो भी अच्छा, 11वें भाव में बने तो भी अच्छा, और यदि लग्न में, यदि सप्तम भाव में बन जाए तो सूर्यदेव लग्न को भी देख रहे हैं, दशमेश लग्न को देख रहा है। यहाँ दशमेश और एकादशेश की युति तो हो गई, शुभ भाव में है भी, यह अच्छा हो गया। दूसरा, दशमेश के द्वारा लग्न देखा जा रहा है, मित्रवत देखा जा रहा है। और जब सूर्य बुध की युति हो जाती है तो जो चाहे सूर्य के साथ में किसी भी ग्रह की युति हो जाए तो दूसरा कोई भी ग्रह क्या हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी गुरु। सूर्य की महत्ता रह गई। तो दशमेश के द्वारा लग्न देखा जा रहा है, दशमेश एकादशेश की युति हो गई, अच्छा योग हो गया, कर्म एवं आय दोनों के लिए अच्छा हो गया। किसी भी लग्न की कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली में एकादशेश का यदि नीच भंग हो तो धन के लिए सर्वोत्तम योग वह भी होता है। किसी भी, इस सूत्र को आप लोग नोट करेंगे कि किसी भी लग्न की कुंडली में 11वें भाव का स्वामी का यदि नीच भंग हो रहा हो तो धन के लिए बहुत ही उत्तम योग योग है। नीच भंग भी एकाएक धन लाभ देता है, और 5वां भाव भी अच्छा। तो बुध देव का पंचम भाव में अगर इसी कुंडली में अगर बुध देव है, नीच के हो गए यहाँ पर, तो नीच के हो गए तो यहाँ उच्च दृष्टि से देख ही रहे हैं, तो आय के लिए अच्छा हो गया। साथ में अगर पंचम भाव में नीच भंग हो रहा है तो हमें लोगों ने शायद कल की कक्षा में या किसी कक्षा में चर्चा किया था कि जो ग्रह जिस भाव में हो करके नीच भंग होता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में उस ग्रह की दशा में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होती है। आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि क्या कोई ग्रह नीच का है, और यदि नीच का है तो उसका नीच भंग हो रहा है। कक्षा में प्रति उत्तर होना चाहिए। यदि आप लोगों के कुंडली में कोई ग्रह नीच का ही नहीं हो तब तो कोई बात नहीं है। यदि नीच का है तो क्या उसका नीच भंग हो रहा है? आचार्य जी नीच का है पर नीच भंग नहीं हो रहा। तो नीच भंग नहीं हो रहा है तब वो बातें नहीं है। कोई भी ग्रह हो किसी भी भाव में, हमारी कुंडली में हो रहा है गुरु जी। किस भाव, कौन से ग्रह है किस भाव में नीच भंग, किस भाव में नीच के हैं? शुक्रदेव है एकादश भाव में नीच के, और नीच भंग हो रहा है। जी गुरु जी। तो आपके 11वां भाव आय का होता है। जब भी शुक्रदेव की दशाएं चलती है, चाहे किसी भी ग्रह की महादशा हो, कुछ ना कुछ, जैसे आप जॉब ही करते हैं तो जॉब में एकाएक फंड मिलना, बोनस मिलना, कुछ भी ना कुछ भी, कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते होंगे। जी गुरु जी, प्रभु की कृपा। वह जिस भाव में नीच भंग होगा, नीच भंग का मतलब ही होता है कि धन तो देगा ही देगा, लेकिन यदि वह पंचम भाव में अगर नीच का हो गया, भंग हो रहा है, तो उसकी दशाओं में धन लाभ देगा, परंतु अकॉर्डिंग टू एज,
उस भाव से संबंधित फलों में भी कुछ वृद्धि कर देगा। जैसे संतान से संबंधित कुछ लाभ की प्राप्ति हो जाए, या कुछ ऐसा काम कर दे जो आपके यशमान मर्यादा को बढ़ा दे। सप्तम भाव में है तो आपके पार्टनर या घरेलू जीवन के माध्यम से या पत्नी के ही सुझाव सहयोग से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, लाभ भी देगा, प्लस उस भाव से संबंधित भी विषय वस्तुओं पर कुछ ना कुछ वृद्धि कर देता है। जी गुरु तो अब यदि बुधदेव इस भाव में, यदि 11वें भाव के स्वामी है बुधदेव, नीच के हो गए पंचम भाव में, तो इनकी उच्च की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो धन योग के लिए तो अच्छा हो ही गया। लेकिन ये पंचम भाव में नीच के होगा ना, और यहां से नीच भंग होगा, तो बुधदेव क्या है, आकस्मिक धन लाभ के लिए बुधदेव का भी विचार किया जाता है, और पंचम भाव का भी। तो अच्छा हो गया ना। जी गुरु जी। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और देवगुरु बृहस्पति यदि दशम भाव में होते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं, चाहे वह अपने मित्र ग्रहों से युक्त दृष्ट हो ना हो, केवल अंश बल से ठीक होने चाहिए। बहुत ही उन्नति देते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का दशम भाव में होना जीवन को पीछे मुड़कर देखने जल्दी नहीं देता है। हालांकि जीवन लंबी होती है, उतार चढ़ाव सभी के जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन उतना उतार चढ़ाव नहीं आता जो व्यक्ति याद रख सके। बहुत से व्यक्ति के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं जो याद रह जाता है, और कुछ छोटा मोटा उतार चढ़ाव हो तो वह व्यक्ति को याद नहीं रहता। जैसे कि आप ही को अगर चोट लगता है, हम ही को चोट लगता है, अगर चोटें गंभीर आ जाए तो जीवन भर याद रहता है, और हल्का फल्का चोट लग गया तो आज का ही चोट लगा हुआ आज शाम में ही याद नहीं रहता। क्या ऐसी बातें होती है कि नहीं होती है? तो ठीक उसी प्रकार वृश्चिक लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि दशम भाव में होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव न के बराबर आते हैं, कि याद रखने योग्य नहीं आता है, हमेशा वह शिखर तक ही जाने का काम करता है। धन के मामले में यानी कि उत्तरोत्तर उन्नति देता चला जाता है। कारण धन भाव का स्वामी का दशम भाव में बैठना एक उत्तम योग हुआ। पहला, पंचमेश का दशम भाव में बैठना दूसरा उत्तम योग हुआ। धनेश का, धन भाव के स्वामी का अपने भाव को देखना तीसरा उत्तम योग हो गया। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति या दृष्टि शत्रु से काफी रक्षा करता है। भले ही शत्रु परेशान करते रहें, लेकिन शत्रु से कुछ बिगड़ता उगड़ता नहीं, आपको पीछे नहीं कर पाता आपका शत्रु, यदि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा छठा भाव देखा जा रहा हो तो। यह चौथा योग हो। तो जब शत्रु आपको पीछा कर ही नहीं रहा है, धन भाव का शत्रु पीछा कर ही नहीं रहा है, धन भाव का स्वामी अपने भाव को देख ही रहा है, धन वृद्धि हो ही रही है, संचय हो ही रहा है। पंचमेश का दशम भाव में होना, यानी कि केंद्र भाव के स्वामी का, त्रिकोण भाव के स्वामी का केंद्र भाव में बैठना, यह भी अच्छा ही योग है। धन भाव के स्वामी का कर्म भाव में बैठ जाना, यह भी अच्छा योग है। यह कितने प्रकार के अच्छे योग बने? 4 योग। एक ही केवल देवगुरु बृहस्पति के दशम भाव में बढ़ जाने से 4 योग बने कि नहीं बने? जी गुरु। बने। साथ ही अगर दशम भाव में बैठते हैं तो ये चौथे भाव पर भी दृष्टि रखते हैं,
चौथा भाव घरेलू वातावरण का भी है, घरेलू वातावरण में भी शांति देने का काम करते हैं। अब बतलाइए, 5 योग तो इसे अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? अच्छा कहें गुरु जी, चरण स्पर्श प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। वृश्चिक लग्न के कुंडली में यदि गजकेसरी योग बने, गुरु चंद्रमा की युति हो, सभी लग्नों से ज्यादा लाभ देते हैं। हालांकि गजकेसरी योग सभी लग्नों में अच्छे ही फल देते हैं, परंतु वृश्चिक लग्न में थोड़े अच्छा ज्यादा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ भाग्य भाव के स्वामी एवं धन भाव के स्वामी की युति हो गई। एक योग यह भी बना। गजकेसरी योग तो खैर वह सामान्य योग है, वह सभी कुंडलियों पर लागू होता है, लेकिन गजकेसरी योग के साथ में यहाँ पर नवमेश एवं धनेश की युति हो गई, पंचमेश एवं नवमेश की युति हो गई, तो यह गजकेसरी योग का फल कई गुना बढ़ गया। काफी बढ़ा या नहीं बढ़ा? जी बढ़ गया जी गुरु जी। काफी बढ़ा। तो जब भी कुंडली में सारे कोई भाव में देगा, हाँ जी, भाव में 6-8 भाव हाँ में भी जी, अच्छा देगा, 6-8-12 भाव में। तो 6-8-12 भाव में अगर यह योग बनेगा तो हम तो कई बार कहते हैं, आज भी हमने चर्चा किया, हम ऐसे करते हैं, योग बनते हैं तो लाभ तो देता ही है, लेकिन जितने शुभ भाव हो उतना ही अच्छा फल मिलेगा। अब यही गजकेसरी योग यदि नवम भाव में ही बैठ जाए तो चंद्रमा की राशि में बन गया और ज्यादा फल, या दूसरे भाव में बन जाए तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो गया, पंचम भाव में बन गया तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो, लग्न में बन गया तो उत्तम बात है, दसम भाव में बन गया उत्तम बात है, लेकिन केंद्र में ही अगर शनि की राशि में बन जाए तो फिर क्या हो? थोड़ा कम प्रभाव रहेगा, लेकिन है चंद्रमा वहां दिग्बली है, अच्छी बात है। अगर सप्तम भाव में बन जा रहा है तो चंद्रमा उच्च का हो गया और अच्छी बात है। नवम भाव में बन गया तो चंद्रमा स्व राशि का हो गया और देवगुरु बृहस्पति भी अपने उच्च राशि के हो गए, और भी उत्तम बात हो गई। तो अगर यही 8वें भाव में बनता है तो फिर एक तो भाव खराब, दूसरा बुध की राशि। 12वें भाव में बन गया तो भाई उदारवादिता के कारण खर्चे अधिक, और शुक्र की राशि भी उतना लाभ तो नहीं मिलेगा, या कुछ भाव का भी तो प्रभाव होता है ना, कुछ भाव का भी प्रभाव होता है कि नहीं होता है? जी गुरु। इसमें उसको भी हमारी कुंडली में युति से तो नहीं है, लेकिन केंद्र संबंध से बन रहा है। अच्छा, किस भाव में देव, किस भाव में देवगुरु बृहस्पति है? लगन में। लगन में। चंद्रमा दशम में। तो चंद्रमा का तो दसम भाव में होना अपने आप में एक योग हो गया, क्योंकि नवमेश अपने से दूसरे भाव में हो गया, नवम भाव का स्वामी दसम भाव में हो गया, यह भी योग ही है। पंचमेश, पंचमेश का लग्न में होना, यह भी एक योग ही है। तो ये भी तो 3 योग का बना दिया। यहाँ चंद्रमा हो गया तो भाग्य भाव का स्वामी केंद्र भाव में हो गया या दसम भाव में हो गया, एक योग यह हो गया। चंद्रमा धन भाव का, भाग्य भाव का स्वामी अपने भाव से अगले भाव में हो गया, या दूसरा योग हो गया। पंचमेश, पंचमेश का लग्न में होना, यह तीसरा योग हो गया। मेरी कुंडली में दृष्टि से बनना है गुरु जी। परस्पर दृष्टि है तब भी ठीक है। लेकिन वृश्चिक राशि में लग्न कुंडली में यदि बुध देव लग्न में होते हैं तो यह बीमारी भी देते हैं, पाइल्स वगैरह का। थायराइड इत्यादि भी दे सकते हैं गुरु जी क्या? हाँ जी। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, शुक्र मंगल की युति हो,
तो यह उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। यह दाम्पत्य जीवन के लिए नुकसानदायक योग हो जाता है। वृश्चिक लग्न में लगने से सप्तमेश की युति, लगने सप्तमेश की युति यह दाम्पत्य जीवन को थोड़ा खराब करता है। और गुरु और शुक्र की युति गुरु जी। गुरु और शुक्र की युति उतना अच्छा नहीं हुआ। दोनों मार्केश। अच्छा, तो आज की कक्षा में हम लोगों ने कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा किया। आशा करते हैं कि यह सूत्र आप लोगों के लिए लाभदायक हो और सदैव स्मरण में भी रहे। सूर्य और बुध की युति गुरु जी। सूर्य एवं बुध की युति के बारे में तो चर्चा हो ही गया है। बहुत उत्तम संयोग है, क्योंकि ये दशमेश और एकादश शेष की युति है, यह धनदायिनी युति हो गई। 5वें घर में है सूर्य बुध की युति। तब तो अच्छी बात है। यदि 5वें घर, यह एक प्रकार का अस्थाई आय को भी दर्शाता है, क्योंकि एकादशेश एवं दशमेश की युति तो आय के लिए अच्छा ही होता है ना, और उसमें भी बुद्धियादित्य योग के साथ में बने, यह और उत्तम बात हो जाता है।